मैं प्रांशु यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें मैं लाइव सेशन में आप सभी के सामने आशीष पांडे ट्यूटोरियल पर स्वागत हुआ हूं। दोस्तों, जल्द ही हमारी ये वीडियो हमारे दूसरे चैनल चाणक्यपुर पर भी अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस समय हम क्लास 11th एनसीईआरटी की संबंध एवं फलन चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, और इससे आप देखिए छोटे लेवल की जो चीजें हैं वो तो इंटर के लिए ठीक है, उसके बाद जो हम एप्लीकेशन बताते हैं उसमें जैसे कि संबंध एवं फलन पढ़ा रहे हैं, जो आज की क्लास में हम रेखीय फलन भी पढ़ाएंगे, जो इसमें ग्राफ द्वारा हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो कि आईआईटी मेंस के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट अगली बार है मेंस देने के लिए, उन बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा सहयोगी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम संबंध के बारे में डिस्कस कर लिया था, संबंध कैसे होते हैं। आज की वीडियो में हम फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे संबंध के बारे में हमने सीखा था कि जैसे कोई एक समुच्चय ए है 1 2 3 4 और 5, कोई दूसरी समुच्चय है बी, इसकी मान लीजिए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या करें, ये मान लीजिए 5 तक है। इससे अगर हम इसका आरेखन निरूपण करें तो आरेखन निरूपण कैसे करेंगे, हम सिखाए थे आपको। जैसे ये कोई समुच्चय ए हो गया और ये कोई समुच्चय बी हो गया, इसके अंदर का जितने अवयव हैं क्या हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक संबंध है आर क्या कहता है, एक्स वाई अगर कोई क्रमिक युग्म है, उसमें जो एक्स है वाई से एक छोटा है, या हम ऐसे कह सकते हैं वाई जो है वो एक्स से एक बड़ा है। इस प्रकार का कोई एक संबंध हमने स्थापित किया, और एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो है वो रिलेटेड करते हैं हमारे समुच्चय से। एक्स रिलेटेड करता है हमारे ए से और वाई रिलेटेड करता है बी से। ये एक हमारा संबंध है। इसके अनुसार से हम इसमें आरेखन करेंगे। जैसे आइए, अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जैसे एक्स की वैल्यू अगर 1 लें तो वाई की वैल्यू आ गई 2, अगर एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, अगर एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इस प्रकार से देखिए, इसमें अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो आएगी 2, अगर 2 लेते हैं तो आएगी 3, अगर 3 लेते हैं तो आएगी 4, और 4 लेते हैं तो आएगी 5। दोस्तों देखिए, ये क्रमिक युग्म में प्रथम घटक ये है और दूसरी घटक ये है। तो क्रमिक युग्म हमारा क्या क्या बना, हमारा बन के रेडी हो गया 1 2 2 3 और 3 4 और 4 5, ये बनकर रेडी हो गया। दोस्तों देखिए, हमारे समुच्चय में जो क्रमिक युग्म का दूसरा घटक है वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे 2 3 4 5, इसमें जो y वाला है, जैसे x y, तो जो y है, y की वैल्यू के स्थान पर जो आएगा वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है, और जो x के घटक पे आएगा वो द्वितीय घटक का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे 2 3 4 5, तो जो y है वो कहलाता है प्रतिबिंब, प्रथम घटक का प्रतिबिंब। y क्या कहलाएगा, प्रथम घटक का प्रतिबिंब, और जो यक्स है वो कहलाएगा द्वितीय घटक का पूर्व प्रतिबिंब, द्वितीय घटक का पूर्व प्रतिबिंब। ये तो थी समुच्चय, ये तो थी संबंध की कुछ बातें। संबंध में एक बातें और हमने बताया था, प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। तो दोस्तों, क्रमिक युग्म के जो प्रथम घटक है, सभी क्रमिक युग्म में आने वाले सभी प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं, और क्रमिक युग्म में आने वाले सभी द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं, तथा द्वितीय घटक जिस समुच्चय में समाहित होता है उसके पूरे अवयव को सहप्रांत कहते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4, तो इतने अवयव आए हैं, प्रथम घटक के ये अवयव हैं, इनके समुच्चय को कहते हैं प्रांत। अर्थात प्रांत की अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन के लिए आ जाएगा हमारा प्रथम घटक का समुच्चय 1 2 3 4। जो पहले समुच्चय में जो संबंध में भाग लिए हैं, प्रथम घटक आए हैं क्रमिक युग्म के, इन सभी को कहते हैं प्रांत। जैसे 1 2 3 और 4, इसी का रेंज क्या आ जाएगा, परिसर। परिसर की बात करें तो आ जाएगा द्वितीय घटक 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। अब बात करते हैं सहप्रांत की। सहप्रांत क्या होगा, द्वितीय घटक जिस समुच्चय में समाहित है उसके सभी अवयवों को सहप्रांत कहेंगे। तो सहप्रांत में आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, जो कि इसमें भाग नहीं लिया था, उसको भी ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें आ जाएगा सहप्रांत कोडोमेन। कोडोमेन हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। एक बात और रिलेशन है कि सहप्रांत और परिसर में क्या रिलेशन है, तो परिसर जो है सहप्रांत में समाहित है, अर्थात परिसर जो है सहप्रांत का उपसमुच्चय है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, परिसर इज उपसमुच्चय ऑफ सहप्रांत।
ठीक है दोस्तों, ये तो थी संबंध की कुछ बातें। अब हम डिस्कस करेंगे फलन क्या होता है। तो फलन क्या होता है, कल हमने बताया था संबंध के एक विशेष संबंध को फलन कहते हैं। फलन में एक बात और हमेशा, फलन का एक सरल सा नियम होता है, अगर किसी एक अवयव से कोई दूसरा अवयव प्राप्त हो वो फलन होता है। जैसे डिस्कस करते हैं हम। और एक बात और होती है, जैसे संबंध के विशेष संबंध को फलन कहते हैं। अब वो विशेष संबंध क्या होता है, किससे फलन कहेंगे, तो फलन उसको कहेंगे जिस संबंध में क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक के सभी अवयव अगर बराबर न हो, अर्थात अगर कोई संबंध है उसके सभी क्रमिक युग्म लिखे गए हैं, तो संबंध के सभी क्रमिक युग्मों में अगर प्रथम घटक बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए, तो उसे संबंध कहेंगे। एक बात और, जैसे जब कोई संबंध है, संबंध का किसी भी संबंध के पहले समुच्चय का सभी प्रतिबिंबों का, सभी घटकों का केवल एक और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। फिर से किसी जो संबंध में जो दो समुच्चय आए हैं उसमें प्रथम समुच्चय के जो सभी अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। हमने क्या कहा, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर एक भी अवयव छूट जाते हैं जो संबंध में भाग नहीं लेते हैं तो फलन नहीं होंगे, या अगर प्रथम घटक के जो अवयव हैं, अगर एक घटक का किसी दो से रिलेशन अगर शो हो जाएगा तब भी वो फलन नहीं होगा। मैं लिखता हूं, पहली बात क्या है इंपॉर्टेंट की, प्रथम समुच्चय के नोट पॉइंट, ये फलन के लिए प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरी बात, इस समुच्चय का जो सभी अवयव हैं 1 2 3 4 5 जो क्रमिक युग्म बने, क्रमिक युग्म का प्रथम घटक किसी दूसरे घटक से फिर नहीं मिलना चाहिए। जैसे इसका अगर 1 है, जो क्रमिक युग्म बनेगा उसके सभी प्रथम घटक अलग अलग होने चाहिए। क्रमिक युग्म के सभी प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। समान नहीं होना चाहिए अर्थात दो क्रमिक युग्मों का समान प्रथम घटक नहीं होना चाहिए, अर्थात एक से अधिक समान प्रथम घटक नहीं होने चाहिए। जैसे इस समुच्चय में अगर हम बात करें, एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 और एक है 1 2 3 4 5, ये एक संबंध है। हमने कहा एक विशेष प्रकार का संबंध ही फलन बनता है, तो अर्थात सभी फलन एक संबंध होते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप के संबंध होते हैं। जैसे स्पेशलिटी क्या है उसमें, प्रथम घटक के एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, और उसमें समुच्चय में भाग लेने वाले प्रथम घटक के सभी अवयव भाग लेने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 ही इसमें भाग लेते थे, तो भाग कितने लेना चाहते, सभी घटक। तो इसमें देखिए बताइए क्या ये संबंध जो है वो फलन है। तो देखिए 1 2 3 4 चार अवयव तो भाग लिए, लेकिन एक अवयव रह गया, अर्थात ये फलन नहीं है। इसे हम कह देंगे ये फलन नहीं है। फिर ये संबंध रह गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं वो फलन है कि नहीं है। इसको नोट करिए, हम दूसरा लिखते हैं। मान लीजिए पहला समुच्चय है ए, ये कोई समुच्चय P है, ये कोई समुच्चय Q है। इसके अवयव हैं 9 4 और 25। इसके अवयव हैं -5 -3 -2 और 0 +2 +3 +5। अब इसका एक संबंध है R संबंध ये है, यक्स वाई में R एक संबंध है कि यक्स जो है यक्स वाई का वर्ग है, जिसमें यक्स बिलोंग टू P और वाई बिलोंग टू Q। मतलब
जो x वाला है वो पहले समुच्चय का होना चाहिए और y वाला है जो दूसरे समुच्चय का होना चाहिए। तो पहले वाले समुच्चय के जो अवयव है दूसरे वाले समुच्चय का वर्ग होना चाहिए। ये संबंध करा, इस हिसाब से हम आरेखन खींचेंगे और आरेखन खींचने के बाद हम ये देखेंगे कि कोई वो संबंध फलन बनने योग्य है या नहीं है। आइए पहले आरेखन खींचते हैं। तो ये पहला अवयव क्या है 9। तो 9 किसका किसका वर्ग है इसमें देखें। तो 9 वर्ग है 3 का और 9 किसका वर्ग है +3 का। तो -3 और +3 दोनों का वर्ग है। फिर 4 देखें तो 4 भी -2 का वर्ग है और 4 किसका वर्ग है +2 का भी वर्ग है। फिर 25 देखें तो 25 भी 5 का वर्ग है और किसका वर्ग है -5 का। ये बनकर संबंध हमारा आरेखन बनकर तैयार हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये फलन है या फलन नहीं है। तो फलन हमने कहा था फलन कब होगा, जब इसके क्रमिक युग्म के प्रथम घटक का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है तब वो फलन होता है। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब हो गए तो वो फलन नहीं होगा। आइए इसमें देखते हैं कितने प्रतिबिंब हैं। तो पहले अवयव है 9 के कितने प्रतिबिंब बने, एक प्रतिबिंब और 2 प्रतिबिंब। तो कितने प्रतिबिंब हो गए 2। हमने कहा था एक से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर एक से अधिक हो गया तो अर्थात ये फलन नहीं है। इसके देखें इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हैं, अर्थात इसमें प्रथम घटक के एक से अधिक प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन बनने के योग्य नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि वो फलन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए रिलेशन करके पूरा करके देता हूं। मान लीजिए कुछ अवयव लिखे हैं जैसे 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 3 और 4, 5। ये संबंध बनके तैयार है। इसमें हम बताएंगे क्या ये संबंध जो है फलन बनने के योग्य है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं क्रमिक युग्म के प्रथम घटक अगर समान नहीं होंगे, 2 से अधिक क्रमिक युग्म में, तो फलन बनने के योग्य है। अगर 2 या 2 से अधिक किसी भी घटक में अगर प्रथम घटक समान हैं तो वो फलन बनने के योग्य नहीं है। जैसे 1 और 1, 2 क्रमिक युग्म में प्रथम घटक समान हो गया, अर्थात ये फलन नहीं है, पहले से कैंसिल हो गया। और आगे देख लेते हैं 2 इसमें है और इसके साथ कोई नहीं है, 2 एक ही है, ये तो ठीक था, 3 के साथ ये था ठीक था, 4 के साथ फिर 2 हो गए। अगर किसी क्रमिक युग्म में एक भी अगर रूल का फॉलो नहीं करता है तो वो फलन बनने के योग्य नहीं है, तो ये फलन नहीं है। अब एक बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे r x y इस सच दैट डायरेक्ट लिखते हैं x, 1 y, 2 z, 3। तो ये बताइए ये फलन है या नहीं है। इसमें देखिए क्रमिक युग्म का प्रथम घटक सब अलग अलग है, इसलिए यह फलन है। एक बात और इंपॉर्टेंट चीज ये जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब द्वितीय घटक मिलने लगते हैं लेकिन प्रथम घटक नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में बताना पड़ता है कि फलन है कि नहीं। तो उस कंडीशन में फलन होगा, क्योंकि हमने प्रथम घटक के लिए कहा, द्वितीय घटक के लिए नहीं कहा है। इसमें देखिए अगर x है, y है, z है, अलग अलग है, द्वितीय घटक भी अलग अलग है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा आ जाए जिसमें प्रथम घटक तो ना मिले लेकिन द्वितीय घटक मिले, उस कंडीशन में बातें जरूरी हो जाती है जानना कि वो फलन है या नहीं है, वो समझते हैं। जैसे r = 1, 1, 2, 1 और 3, 3, 4, 3। इस कंडीशन देखिए सभी क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक अलग अलग है, लेकिन द्वितीय घटक ये सेम है और इसका सेम है। तो बताइए इस कंडीशन में फलन है या नहीं है। तो इस कंडीशन में ये फलन है, क्योंकि प्रथम घटक समान नहीं है, ठीक है, लेकिन द्वितीय घटक समान होगा तो चलेगा। हमने कहा था प्रथम घटक का प्रतिबिंब एक से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कई प्रथम घटकों का एक प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए कोई टावर है। अब एक टावर का रेंज है मान लीजिए 20 मीटर, 20 मीटर इसका नेटवर्क पकड़ता है। अब एक टावर का 2 रेंज नहीं हो सकता, या तो टावर 20 मीटर पकड़ेगा या तो 40 मीटर पकड़ेगा। तो एक ही पकड़ सकता है, या तो 20 पकड़ सकता है या तो 40 पकड़ सकता है। लेकिन कई ऐसे टावर हो सकते हैं जिनका रेंज 20 हो,
जैसे एक टावर मान लो जियो का है, उसका भी रेंज 20 हो, एक एयरटेल का है, उसका भी रेंज 20 हो। तो कई टावर को अलग अलग एक ही रेंज हो सकता है, लेकिन एक ही टावर का कई रेंज नहीं हो सकता है। इस प्रकार अगर क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक समान है, कई क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक समान है तो फलन नहीं होगा, लेकिन अगर कई सारे क्रमिक युग्मों का द्वितीय घटक अगर समान है तो फलन होगा। इतनी बात क्लियर है। आइए थोड़ा फलन को कैसे निरूपित करते हैं ये भी समझ लेते हैं। जैसे फलन यफ, ये ए से बी का है। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, एक दूसरा समुच्चय बी है, तो ए से बी के बीच में हमको एक फलन स्थापित करना है। तो इसे निरूपित करेंगे यफ सच दैट ए एरो बी से। ये बताता है ए से बी का एक फलन है यफ। ठीक है, ये ऐसे इसको निरूपित करते हैं हम। अब बात आती है इसमें कभी क्रमिक युग्म अगर दे दें, तो जैसे यक्स कामा वाई रिलेटेड टू यफ, इसका मतलब क्या है कि यफ यक्स इज इक्वल टू वाई। ये एक तो ऐसे निरूपित करते हैं, दूसरे तरीका ये है, अर्थात किसी एक अवयव से दूसरा अवयव प्राप्त करना किसी मदद से, फलन की मदद से, तो उसको निरूपित करते हैं यफ यक्स इज इक्वल टू वाई। अर्थात इसका मतलब क्या है, अगर यक्स की वैल्यू बदलती रहेगी, यक्स के जगह क्यों दूसरा अवयव आता रहेगा, तो वाई की जगह भी दूसरे अवयव आते रहेंगे। तो इसकी मदद से यह निरूपित करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, हम मानते हैं एक समुच्चय ए है, इसमें 1 2 3 और 4 दिया है, और संबंध दिया है रिलेशन आर इक्वल टू यक्स और वाई में रिलेशन होना चाहिए कि वाई इक्वल टू यक्स प्लस 2, जहां यक्स बिलोंग टू ए से और वाई बिलोंग टू बी से। अब इसमें यक्स की वैल्यू पता है, हमको वाई की वैल्यू निकालना है, रिलेशन पता है, तो कैसे निकालेंगे? तो वाई इक्वल टू एफ यक्स, ये हमारा फलन है। अब इसमें अगर यक्स की वैल्यू रखे जाएं तो, और वाई की वैल्यू कितना दिया है, यक्स प्लस 2, तो एफ यक्स इक्वल टू यक्स प्लस 2 दिया है। ये y की वैल्यू आती जाएगी, अगर यहाँ x के जगह वैल्यू अलग अलग रखते चले जाएंगे तो, जैसे x की जगह अगर 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर y की जगह 2 रखें तो क्या आएगी, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। अगर x के जगह हम रखें 3 रखें तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो क्रमिक युग्म बनकर हमारा क्या तैयार हुआ, अगर यक्स 1 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आई, 3, ये बन गया 1,3। फिर ऐसे ही अगर यक्स की वैल्यू हम 2 लिए थे और y की वैल्यू क्या आई, 4, तो क्रमिक युग्म बन गया 2,4। ऐसे ही अगर y की वैल्यू 3 लिए थे, यक्स की वैल्यू 3 लिए थे, तो y की वैल्यू क्या आया, 5, तो ये बन गया क्रमिक युग्म 3,5। ठीक है, इसी प्रकार से फलन को हम निरूपित करते हैं। अब आगे हम देखते हैं वास्तविक फलन क्या होता है। तो वास्तविक फलन कोई अलग चीज नहीं है। वास्तविक फलन क्या होता है, एक होता है वास्तविक फलन, एक होता है वास्तविक मान फलन। तो क्या वास्तविक मान फलन क्या होता है, अगर यक्स की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू एक वास्तविक संख्या आती है तो उसे कहेंगे वास्तविक मान फलन कहते हैं। लेकिन अगर यक्स की वैल्यू भी वास्तविक हो और y की वैल्यू भी वास्तविक मान आए तो दोनों कहते हैं हम वास्तविक फलन। अर्थात यक्स की वैल्यू जो जो रखते जाएंगे वो हम कहेंगे फलन का प्रांत है, और y की वैल्यू जो जो आती में हमें मिलती चली जाएगी वो हम कहेंगे ये फलन का परिसर है। और जो y की वैल्यू, जितनी सारी वैल्यू आई थी वो जिस समुच्चय में स्थापित थी, जिस समुच्चय के सदस्य थे, उस पूरे समुच्चय को कहेंगे सहप्रांत। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब समझते हैं कुछ फलनों के प्रकार। तो फलन कितने प्रकार के होते हैं और उनके फलन को आरेखीय निरूपण कैसे करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं। फलन के प्रकार। तो फलन के देखिए मेन क्या प्रकार हैं। पहला तो है तत्समक फलन, इंग्लिश में इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और दूसरा वाला जो फलन है उसे कहते हैं अचर फलन। कांस्टेंट फंक्शन।
और तीसरा वाला जो फलन है उसे कहते हैं बहुपदी फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन या बहुपदी फलन। उसके बाद जो आता है वो आता है परिमेय फलन। उसके बाद आता है हमारा चिन्ह फलन। उसके बाद आता है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम फलन क्या होता है। तो तत्सम फलन आइडेंटिटी फंक्शन इसको हम फलन जैसे मान लीजिए एफ एक्स वाई स्क्वायर टू एफ एक्स, इसको निरूपित करते हैं वाई स्क्वायर टू एफ एक्स से। जैसे मान लीजिए कोई फलन है वो आर से आर बी, आर से आर का मतलब क्या, आर मतलब क्या यहाँ, तो आर का मतलब वास्तविक संख्या। अगर कोई फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में अगर कोई फलन ऐसा है कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स अर्थात y इक्वल टू यक्स, अर्थात जो यक्स की वैल्यू रखी जाएंगे वही y की वैल्यू आएगी, अर्थात दोनों की वैल्यू समान होती जाएंगी, तो उसे फलन को क्या कहेंगे, तत्सम फलन कहेंगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू यक्स, अर्थात जैसे यक्स की जो वैल्यू रखते चले जाएंगे वही y की आएगी। अगर धन पूर्णांक रखते हैं तो धन पूर्णांक आएगा, माइनस रखते हैं तो माइनस में आएगी, जैसे रखें वही वैल्यू आएगी। जैसे अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 1 आएगा, अर्थात क्रमिक रूप में क्या बनेगा 1, 1। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी, ये क्रमिक रूप क्या बनेगा 2, 2। अगर माइनस में रखते हैं x इक्वल टू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी -1, इसे कहेंगे -1, 1। इसी प्रकार जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे जो आएंगे उसी को कहेंगे -2, y की वैल्यू भी -2, कामा क्या बन गया 2, -2। अब इसको अगर ग्राफी विधि से हम देखें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कोई दो एक्सिस है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये कोई मूल बिंदु है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये है -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें हमें तत्सम फलन को इसमें निरूपित करना है। आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, अर्थात 1 यहाँ आएगी और यहाँ इन दोनों की सीट पर एक पॉइंट आएगा। अगर इसकी वैल्यू 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, मतलब यहाँ। ऐसे 3 लेंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ आएगा पॉइंट। ऐसे 4 लेंगे तो इसकी 4 लेंगे तो यहाँ आएगा, अर्थात 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। ऐसे ही आगे 5, 5। ऐसे निगेटिव में अगर जाएंगे तो -1 लेंगे तो क्या आना चाहिए -1 यहाँ, फिर -2 लेंगे तो यहाँ, फिर -3 यहाँ, -4 यहाँ। इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से हम अगर इसको मिला दें तो कैसी रेखा प्राप्त होगी, तो हमारा एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। अर्थात तत्सम फलन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक सरल रेखा आएगी। अगर सरल रेखा हमें कहीं मिल जाए तो उसे हम देखकर कह देंगे ये तत्सम फलन है, अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अब दूसरी फलन की अगर हम बात करें, हाँ एक बात और, अगर इस फलन की कोई पूछे इस फलन की प्रांत बताओ, परिसर बताओ, तो कैसे बताएंगे। प्रांत मतलब जो उसके प्रथम घटक है, अर्थात x की वैल्यू जो भाग ली है वो उसका प्रांत है और y की वैल्यू जो आई है उसका परिसर है, ठीक है। तो x की जगह क्या आएगी, x की जगह आई है पूरी वास्तविक संख्या है, सभी वास्तविक संख्याएं x की जगह आई है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। तो इसका प्रांत हो गया r वास्तविक संख्या, और परिसर क्या हो गया इसका, परिसर भी देखिए y की वैल्यू वही आई है, अर्थात परिसर की वैल्यू r आई है, अर्थात वास्तविक संख्या ही आई है। तो प्रांत भी r और परिसर भी r। अब आइए दूसरे फंक्शन को देखते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन क्या है, दूसरा वाला अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। अचर फलन क्या कहता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी मतलब यहाँ सी का क्या मतलब है, कांस्टेंट नंबर, अर्थात x की कोई भी वैल्यू रखे चले जाएंगे, y की केवल एक ही वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट रहेगी, अर्थात y की वैल्यू x पर डिपेंड नहीं करेगी, x की चाहे जो वैल्यू रखते चले जाएंगे आप, y की एक ही वैल्यू आएगी। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसको कैसे देखते हैं, जैसे अगर y इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात अगर x की वैल्यू 1 रखें तब की y की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, जो भी हो, मान लीजिए कोई 3 आए 4 आए, अगर ऐसे दिया रहे y इक्वल टू 3, इस टाइप का कोई फंक्शन है तो x की वैल्यू से स्वतंत्र है, x की वैल्यू को भी रखते चले जाएं आप, लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसको निरूपित करने के लिए एक सरल तरीका है, देखिए हमने कहा x की वैल्यू कोई भी रखते चले जाएं, चाहे 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6 रखिए। आइए देखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 रखें तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। हमने ऐसा फंक्शन आया था y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रखें तब भी y की वैल्यू 3 ही आएगी, अगर x की वैल्यू 0 रखें तब भी y की वैल्यू 3 ही आएगी, 2 रखें तब भी 3 आएगी, 4 रखें तब भी 3 आएगी, 5 रखें तब भी 3 आएगी, 7 रखें तब भी 3 आएगी। ऐसे माइनस की तरफ अगर जाएं तो -1 की वैल्यू रखेंगे तब भी 3 आएगी, -2 की वैल्यू रखेंगे तब भी 3 आएगी, -3 की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी आएगी, कोई भी रखे जाएंगे हमेशा 3 ही आएगी। तो ऐसे फलन की, अर्थात y की वैल्यू एक कांस्टेंट है, y की वैल्यू बदल नहीं रही है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसकी आलेख कैसे खींचेंगे, इस पर एक सीधी रेखा चली जाएगी 3 पर, ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, इसकी बनेगा ये था अचर फलन हमारा, अर्थात ये कभी बदलता नहीं है, x की वैल्यू चाहे भी जो भी आए। और इसकी डोमेन की बात करें, अर्थात इसकी प्रांत की बात करें तो प्रांत क्या आया, प्रांत मतलब यक्स कितने इसमें भाग लिए, यक्स की वैल्यू सभी रखिए, सबके लिए फॉलो करता है, अर्थात ये वास्तविक संख्या यक्स इक्वल टू आर, इसकी प्रांत आई आर। परिसर क्या आया, परिसर क्या है, इसका कुछ भी रखते चले जाए लेकिन वैल्यू एक ही आई, वो आई सी, अर्थात इस क्वेश्चन में देखें तो 3 आई, इसलिए इसका परिसर केवल आया 3। इसे कर्ली ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। क्या है प्रांत, यह है परिसर। अब आगे आइए एक नए दूसरे फलन को चर्चा कर लेते हैं, क्या है बहुपदी फलन। इसको नोट करिए आप, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन या पॉलिनोमियल फंक्शन। आप बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे 9th और 10th में, बहुपद क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। आइए देखते हैं बहुपद फलन क्या होता है। तो बहुपद फलन क्या होता है, अगर यह आर से आर में कोई रिलेशन है तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 या a1x या a2x स्क्वायर या a3x क्यूब, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसे हम कहेंगे बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन क्या होता है, अगर x की घात एक नॉन नेगेटिव नंबर है, अर्थात ऋणेतर है। ऋणेतर में कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए लिखा रहता है ऋणेतर, इसे माइनस समझ लेते हैं। ऋणेतर मतलब माइनस नहीं, जो माइनस ना हो, अर्थात नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी चीजें। इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हो, जैसे मैं कोई फलन दे रहा हूं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बहुपदी फलन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, ये भी बहुपदी फलन है। एक बात और, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 3/2 माइनस एक्स प्लस 1, क्या बहुपदी फलन है?
तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं, ये आप बताइएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुपदी फलन का, उसका ग्राफी नोटेशन करते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहां अगर x की वैल्यू हम बदलते चले जाएंगे, जैसे एक टेबल बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहां -2 रखें, -3 रखें, -1 रखें, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो क्या आता है? अगर x की वैल्यू -2 रहेगी तो y की वैल्यू आएगी, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब अगर आया क्रमिक क्रम क्या करा, -2, 4, -3, 9, -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9। इसको ग्राफिक कैसे नोटेशन करेंगे आइए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ऊपर है y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये माइनस एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ये तो आपको पता ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये -6। आइए नोटेशन करते हैं। -2, 4, अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। अगर ये 2 है कितना आना चाहिए, 4। फिर अगर -3 है तो 9 आना चाहिए, -3 है तो 9 आना चाहिए। ये मान लीजिए 9 इधर इस डायरेक्शन में होगा, लगभग यहां होगा। और -1 है तो 1 आना चाहिए, -1 है 1 आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, फिर 2 है तो 4, अब इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाइए, 3 है तो 9। इस प्रकार से हम देखते हैं ये इधर 0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसे ही एक सर्कल फॉर्म में ऐसे बढ़ता चला गया इधर, और इधर भी बढ़ता चला गया इधर। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है। इस प्रकार इसका जो ग्राफ आएगा वो एक पैराबोलिक हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ऐसे अगर ग्राफ देखें आप तो इसे कहेंगे बहुपदी फलन, ठीक है। और इस वक्र का नाम है, इस कर्व का नाम है पैराबोला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुपदी फलन का जो एक्स स्क्वायर वाला है उसकी ग्राफ कैसे होगी, पैराबोलिक होगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम बहुपदी फलन का। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, उसके ग्राफ दिखाएं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछेगा। आइए y इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे अगर -2 रखे होते हैं तो क्या आता है हमारे पास -8, -1 रखेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 27, ये ठीक है। अब आइए देखते हैं, जीरो रखे तो 0 आया, ठीक है, यहां तक तो क्लियर था। और उसके बाद 1 रखे तो 1 आया, ये भी इतनी बात क्लियर थी। लेकिन अब 2 रखे तो डायरेक्ट 8 पर पहुंच गया, सीधे बढ़ गया। 2 रखे तो 8 पहुंच गया, मान लीजिए एकदम ऊपर। फिर 3 रखे तो और ऊपर। ऐसे इधर नेगेटिव डायरेक्शन जाए तो -1 रखे तो -1 आया था, यहां आई थी पॉइंट। उसके बाद जब -2 रखे तो सीधे एकदम नीचे गिर गया ग्राफ, एकदम नीचे मान लीजिए 8 चला गया। इस प्रकार इसका ग्राफ हम देखें तो डायरेक्ट एकदम ऊपर से डायरेक्ट 1 पे आया, फिर 1 से यहां थोड़ा कर्व हुआ, फिर ये चला गया नीचे। तो इस प्रकार का अगर ग्राफ बने तो इसे हम कहेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। यह है बहुपदी फलन या बहुपद फलन, इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ भी हमने देखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा, वो पैराबोलिक आया। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखा जो कि इस प्रकार है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय फलन, इसको नोट कीजिए।
परमेय फलन, परमेय फलन इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ठीक है दोस्त, जैसे मान लीजिए कोई फलन है f, वो r से r के लिए फॉलो कर रहा है कि r से r में एक फलन f है, इसको मान लीजिए हम डिनोट करें तो इसको ऐसे करते हैं fx अपॉन gx, ये y इक्वल टू fx अपॉन gx। ये अगर कोई इस टाइप का फलन है y इक्वल टू fx अपॉन gx, तो इस प्रकार के फलन को हम कहेंगे रेशनल फलन या परमेय फलन कहते हैं। इसके लिए अगर कोई एक एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 1/x, ठीक है, ये कोई एग्जांपल लेते हैं। अब y इक्वल टू 1/x का हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे परमेय फलन का एक ग्राफ बनता है देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम फिर से टेबल बनाते हैं, इसमें x लिया हमने, y इक्वल टू 1/x लिया। चलिए अगर माइनस 0.5 लिए तो इसका माइनस 0.5 मतलब ऊपर 10 हो जाएगा, तो 5 टू 10, 2 आएगा माइनस में, तो -2। और अगर 2.5 लिए तो क्या वो ऊपर 100 हो जाएगा, 25 हो जाए 100। यहाँ अगर माइनस 0.25 लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, -4। उसके बाद अगर 0 लिए तो 0 लिए देखिए अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 के लिए 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। 0 अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में बहुत अंतर होता है, तो यहाँ पर आप मत ये कर दीजिएगा कि यहाँ पर अनडिफाइंड ये इनफाइनाइट आएगा। जैसे 1/0 मतलब अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है। इनफाइनाइट मत कहिएगा, इसकी जगह ये इनफाइनाइट नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो ये 0 के लिए परिभाषित नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हम, तो ये 0 के लिए नहीं आएगा। फिर 0.5 रखें तो क्या आएगा, फिर 2 आ जाएगा पॉजिटिव में। फिर यहाँ 0.25 रखें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 रखें तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 रखें क्या आएगा, 0.5 आएगा। फिर चलिए इतना लिखते हैं। अब आइए इसको नोटिस इस पर प्रदर्शित करते हैं। और थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। 5 था, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसमें देखिए जब ये 0.5 था तो y की वैल्यू कितनी थी, जब ये 0.5 था और तो y की वैल्यू कितनी थी, 2। अगर ये माइनस था तो ये भी माइनस था, 0.5 मतलब 2। अगर यहाँ पर ये हमने 1 दिखाया है तो 0.2 मतलब इसका आधा होगा, तो ये चीजें यहाँ रही होगी, ठीक है। फिर माइनस 0.25 था तो ये 4 थी, मतलब इससे ये कम हो रहा है तो ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ये इसका आधा हो गया, 0.25 है, लेकिन इसका ये 2 गुना हो गया, अर्थात ये इसका आधा का आधा गया यहाँ, तो ये और नीचे आ गया, मतलब ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है। फिर अगर ये 0.5 पॉजिटिव डायरेक्शन गया तो 2 हो गया, 0 तो गया ही नहीं, 0 पास नहीं गया, 0 नहीं आएगा इस क्रम में। फिर ये 0.5 गया तो 2 आ गया, अर्थात ये 0.25 गया था तो यहाँ 2 आ गया था ये इसके सीट में। फिर ये 0.25 था तो 4 था, मतलब अगर ये इससे और कम था तो और ये ऊपर था। फिर उसके बाद अगर 1 था तो 1 के बाद ये 1 जैसे बढ़ा वैसे ग्राफ गिर गया, यहाँ पर आ गया। फिर 2 था तो और छोटा हो गया, इतना आ गया, अर्थात ग्राफ इतनी तेजी से गिर रहा है। जैसे जब ये 0.25 था तो ये 4 था, यहां पर था, उससे और छोटा होता और ऊपर होता। फिर उसके बाद जो 0.5 पहुंचा तो 2 पर आ गया, 1 पहुंचे तो 1 आ गया, अर्थात इतने ऊपर से ग्राफ गिरा, ऐसे फट से आ गया, 0 पर नहीं गया, 0 कम 0 पर नहीं, यहीं से ग्राफ टर्न हो गया और एकदम कम होते चला गया। ऐसे ही माइनस डायरेक्शन में ग्राफ क्या हुआ, पहले एकदम कम थी x की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत ज्यादा थी, एकदम नीचे 8 थी। फिर क्या हुआ, जैसे ही x की वैल्यू बढ़ती गई ये ग्राफ भी एकदम कम होता चला गया। तो इस प्रकार की अगर ग्राफ आ जाए तो इसे हम कहेंगे ये रेशनल फंक्शन का ग्राफ है, परमेय फलन का ग्राफ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलिएगा। अगर पेन पेपर आप लेकर हैं तो वीडियो को पास करके आप बिल्कुल नोट करते रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए उनके लिए थोड़ा कम उपयोग है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। आप नोट करिए, हम आगे बताते हैं। अब हमारा जो अगला फंक्शन है वो यहाँ पर देख रहे हैं, हमने तत्सम फलन सीखा, अचर फलन सीखा, बहुपदी फलन सीखा, परमेय फलन सीखा। अब आता है चिन्ह फलन के नंबर। तो चिन्ह फलन साइनल फंक्शन क्या होता है, चिन्ह फलन और महत्तम पूर्णांक फलन।
ये दोनों फलन बहुत ही फंसा देते हैं। बीच बीच में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके बीच में आ जाते हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के ये सारे जो ग्राफ हैं, ये सारे फंक्शन है, आगे चल के लिमिट और कंटिन्यूटी फंक्शन में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे कैलकुलस इसी पर डिपेंड है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, ये ग्राफ अगर आप नहीं बना पाते हैं, आगे चल के आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूरत पड़ेगी 2-3-4 बार देखिएगा, ठीक है। चिन्ह फलन, साइन ऑफ फंक्शन। यदि कोई फलन f है, कोई फलन f है, वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या का रिलेशन शो करता है। अर्थात इसको अगर डिनोट करें तो इसको करें f, कोई फंक्शन है वो r से r का है, अर्थात वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या का अगर कोई फंक्शन है, और तो चिन्ह फलन को कैसे डिनोट कर देंगे? चिन्ह फलन का मतलब होता है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x, ठीक है। एक मिनट, एक फलन पहले हम आपको और बता देता हूं, वास्तविक फलन। बीच में तब इसको बताते हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। जैसे वास्तविक फलन, वास्तविक फलन क्या होता है, या इसी को निरपेक्ष फलन भी कहते हैं। ये मान लीजिए कोई फलन f है, वो r से r का कोई फलन f है, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, मतलब y की कोई वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी ही आएगी। तो ऐसे फलन को कहते हैं हम वास्तविक फलन कहते हैं। अगर इस फलन को थोड़ा हम और ओपन करें, थोड़ा और गहराई में जाए, तो इस फलन को ये ऐसे ब्रेक होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू x ही आएगी, अर्थात अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू निगेटिव है, 0 से छोटी है, तो क्या करेंगे? तो x की वैल्यू x नहीं आएगी बल्कि माइनस x आएगी। इसका मतलब क्या? कंफ्यूजन ये हो जाता है। जैसे इसका मतलब है अगर y इक्वल टू x की जगह 1 है, तो 1 क्या है? 0 से ग्रेटर है, 1 0 से ग्रेटर है, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 है, तो -1 क्या है? ये -1 जो है 0 से छोटा है, तो y की वैल्यू -1 नहीं आएगी बल्कि y की वैल्यू -x आएगी। -x मतलब -1 इक्वल टू +1, ये जाकर तब यहां हो जाता है। अगर यहां पर -1 है तब भी बाहर एक माइनस और हो जाता है, अर्थात प्लस बन जाता है। तो वास्तविक फलन जो होता है, इसकी वैल्यू हमेशा धन पूर्णांक ही आएगी, कभी ऋण पूर्णांक नहीं आएगी। नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा, कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगी। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगी। देखिए इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई मापांक फलन देखते हैं। मापांक फलन क्या है? अगर कोई फंक्शन f है, ये r से r का कोई फंक्शन है, मतलब वास्तविक संख्या से कोई वास्तविक संख्या का फलन f है, इसको हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसे हम कहेंगे वास्तविक फलन, मापांक फलन। इसे निरपेक्ष मान फलन कहते हैं, इंग्लिश में इसे मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं इसे। आइए इसके ग्राफ देखें। हमने एक चीज सीख लिया, क्या? अगर x की वैल्यू कोई भी रहेगी, चाहे प्लस रहे या माइनस रहेगी, y की वैल्यू प्लस ही आएगी। इसको ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे? जैसे इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आइए ग्राफ पे बनाते हैं, पॉइंट नोट करते हैं। अगर -1 रहेगी, अगर 0 रहेगी तो 0 आएगी, 1 रहेगा तो 1 आएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 2 रहेगी तो 2 आएगी, 3 रहेगी 3 आएगी। मतलब x एक्सिस पर अगर पॉजिटिव x रखें वैल्यू तो y भी पॉजिटिव उतनी ही आती चली जाएगी। लेकिन अगर माइनस रखें तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इसको हमने बताया था अभी, अगर इस प्रकार नोट करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर 0 से बड़ी है अर्थात पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू जो है
वो x ही आएगी। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू जो है माइनस एक्स आएगी। अगर जैसे x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू -1 +1 हो जाएगी। अगर -2 है तो इसके सामने माइनस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब आइए, -2 है तो 2, -3 है तो 3, डिवाइड करते हैं। 0 है तो 0 आएगी, ठीक है। 1 है तो भी 1 आएगी, 2 है तो भी 2 आएगी, 3 है तो भी 3 आएगी, 4 है तो भी 4 आएगी, 5 है तो भी 5 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर -x है, अगर -1 है तो y की वैल्यू +1 ही आएगी। तो -1 से -1 यहां नहीं जाएंगे, बल्कि यहां से यहां पहुंच जाएंगे। फिर -2 यहां नहीं आएंगे, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे जो फलन होते हैं इसको कहते हैं वास्तविक फलन या मापांक फलन या एब्सोल्यूट फंक्शन। इसकी ग्राफ बन गई हमारी, ये इधर सीधी बन जाएगी और ये इधर सीधी बन जाएगी। ये बन गया हमारा वास्तविक फंक्शन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा चिन्ह फलन। चिन्ह फलन साइन फंक्शन। अब इसके बाद जो फलन है चिन्ह फलन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। चिन्ह फलन, साइन फंक्शन। चिन्ह फलन क्या है? अगर कोई फलन f है वो r से r के लिए परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के लिए, तो y इक्वल टू f(x) कोई ऐसा फलन है कि ये मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसे कहेंगे चिन्ह फलन। अब x की वैल्यू जो भी रखे जाएंगे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, आइए देखते हैं। जैसे y इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 रखें तो क्या आता है 1/1, अर्थात 1/1 इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आती है 0/0। देखिए 0/0 ये है। इसके लिए पहले इसकी देखते हैं। y इक्वल टू -1 रखते हैं, अगर x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू क्या आता है -1/+1 तो y इक्वल टू ये -1 है जो +1 हो जाएगा और ये -1 ये ऐसे ही रहेगा। तो ये 1 जब 1 आ जाएगा ये माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और y इक्वल टू -2 है तो क्या आएगा इसकी जगह -2 इक्वल टू, ये तो 2 हो जाएगा, ये -2 इक्वल टू -1। अर्थात इसकी वैल्यू हमेशा केवल 3 ही चीज आएगी, 1, 0 या -1, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x 0 के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो 1, 0 और -1 केवल 3 ही अंक आएगी ऐसी, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, इस ग्राफ कैसे बनाते हैं। x ग्रेटर देन 0 मतलब x से कोई भी बढ़ते हुए संख्या चले जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बढ़ते हुए चले जाए, y की वैल्यू 1 ही आएगी। और x की वैल्यू अगर माइनस की डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव की डायरेक्शन में जाए, तो अगर कोई भी बढ़ती जाए -1, -2, -3 कुछ बढ़ते चलेंगे तो उसकी वैल्यू केवल -1 ही आएगी। देखिए अगर x पे नहीं आएगी, ये 0 के लिए फाइंड आउट नहीं है। अगर x 0 पे है उसके लिए नहीं, अर्थात 0, ये 1 कब आएगा, ये इस ग्राफ को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 1 यहां पर है और ये 1 यहां है, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 7, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये नोट कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव एक्स में कुछ भी रखते चले जाएं तो y की वैल्यू 1 आएगी। ये है हमारा 1 + 1 और ये इधर इसको छोटा कर लें
ये मान लीजिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, ठीक है। y के जो हम रेशियो था हमारा थोड़ा बड़ा कर लिए। अब x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे 0 को छोड़कर अगर ग्राफ पे अगर हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसके जगह सर्कल बनाकर सर्कल को फिल नहीं करते हैं, खाली सर्कल बनाते हैं। जैसे 0 के जगह एक खाली सर्कल बना दिया है। इसका मतलब अगर हम यहां से डायरेक्ट ले जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, दिखता नहीं कि कहां से ले गया, 0 छोड़ा गया क्योंकि नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इसके 0 के जस्ट बगल -1 है, 0.1 है, 0.001 है, 0.00001 है, तो हम शो नहीं कर सकते। इसलिए हम एक खाली सर्कल से दिखा देते हैं कि यस की जगह 0, इसको छोड़कर 0 को, बाकी उसके जो भी आएगा उसको लिया गया है। तो ऐसे शो करने के लिए 0 सर्कल दे देते हैं और इसके बाद जो भी संख्या आई सब के लिए एक ही मान आएगा। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ये है 1 के लिए। ऐसे अगर 0 के लिए है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर एक डॉट शो करेंगे। फिर अगर -1 आएगा, अगर 0 से जितनी भी छोटी संख्या -x है, अगर माइनस की डायरेक्शन आएगी तो इसकी सभी की वैल्यू क्या आएगी, केवल एक ही संख्या आएगी -1। 0 को छोड़ करके तो हम 0 पर भी एक खाली सर्कल बनाएंगे, उसके बाद ऐसे शो कर देंगे। ये ग्राफ बन गया साइन एक्सिस का। y मॉडुलस ऑफ x अपॉन x की जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। इसको नोट किए, आगे बढ़ा। अब इसके बाद आता है हमारा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे बना, उसको आज हम लोग सीख लेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लीजिए कोई फलन f है, ये r से r में परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के लिए, और इसको हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू इस बार ब्रैकेट में यस। इसको अधिकतर ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है, यस के अंदर कोई भी पूर्णांक आए, ये यस के जैसे कोई भी दो समुच्चय से अगर बन रहा है तो इसके प्रथम घटक के जो पूर्णांक है उसके बराबर होगा या उससे कम महत्तम पूर्णांक होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी जाती है या तो ये उसके बराबर पूर्णांक होगा या तो उससे छोटा पूर्णांक होगा, ठीक है। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। उससे छोटा महत्तम पूर्णांक, बात समझ नहीं आएगी, आइए समझाते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तब तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, जैसे लेकिन 1 से ज्यादा होगी लेकिन 2 से कम ही रहे, या तो 1 के इक्वल रहे या तो 2 से कम रहे, तो जो y की वैल्यू होगी वो रहेगी 1 ही रहेगी। अर्थात जैसे 1.1 है, 2 तक पहुंचे नहीं। पूर्णांक हमेशा, पूर्णांक क्या होता है देखो, जैसे 1 2 3 4 ये से पूर्णांक है, -1 -2 -3 ये से पूर्णांक है, इंटीजर है। लेकिन 1.1 ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो 1.2 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। 1.3 क्या है, ये भी परिमेय संख्या क्या है। 1.4 क्या है, ये भी परिमेय संख्या क्या है। अर्थात 1 के बाद जितनी भी दशमलव की चीजें आ रही हैं, इसके बाद 2 आया। अगर कोई चीज यहां से चली है, अगर x की वैल्यू ये है तब तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद कहीं भी पहुंची है तब भी y की वैल्यू 1 पूर्णांक ही रहेगी। इसके पहले की महत्तम पूर्णांक ये है। इसके पहले तो काफी सारे पूर्णांक हैं, लेकिन इस सारे पहले के जितने पूर्णांक है उसमें महत्तम पूर्णांक सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है, ये है 1, ठीक है। हमने कहा कि y की जो वैल्यू होगी या तो x के बराबर होगी या तो x से छोटी महत्तम पूर्णांक होगी। जैसे अगर x की वैल्यू 1 है तो x के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये पूर्णांक है। लेकिन अगर x से ज्यादा बड़ी हुई, -1 0.12 0.1 0.2 0.3 इधर तक अगर कोई पहुंची है, अगर x की वैल्यू 1.3 है तब तो ये महत्तम पूर्णांक नहीं है। इससे कम महत्तम पूर्णांक वाली संख्या y होगी। तो इससे कम महत्तम पूर्णांक वाली संख्या क्या है, 1। इसके पहले तो पूर्णांक काफी सारे हैं, 0 है, -1 है, -2 है, इन सभी को नहीं लेंगे। अगर चीजें यहां पहुंची हैं तो इसके अगर कोई यहाँ x है तो इसकी महत्तम पूर्णांक y की वैल्यू क्या होगी, 1 ही आएगी, जब तक कि ये 2 से छोटी रहेगी तो, ठीक है।
अब बात समझते हैं, जैसे 2 के बाद चली गई, जो अगर 2 है पहुंच गई तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, लेकिन अगर x की वैल्यू 2.1 पहुंच गई तब भी y की वैल्यू 2 ही रहेगी। अगर x की वैल्यू 2.9 पहुंच गई तब भी y की वैल्यू 2 रहेगी, जब तक कि यहाँ 3 नहीं आ जाता। इसके बाद कितने भी दशमलव आएंगे तब भी 2 ही रहेगी। ये बताता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आइए इसको निरूपित करते हैं कैसे, ग्राफ पर। हमने सीखा क्या, y इक्वल टू मॉडुलस x, मॉडुलस इन स्क्वायर ब्रैकेट x, इसकी वैल्यू 1 आएगी। किसके लिए, 1 किसके लिए रहेगी, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 से ग्रेटर होगी या 1 के इक्वल होगी तब भी 1 तक रहेगा, लेकिन ग्रेटर कहां तक होगी, ये 2 से छोटी ही रहनी चाहिए। ऐसे ही x की वैल्यू 0 किसके लिए होगी, या तो x की वैल्यू 0 रहे, ठीक है, या तो 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 से छोटी ही रहे, 1 के इक्वल ना पहुंचे, 1 से छोटी ही रहे। अगर इसकी वैल्यू -1 कब आएगी, अगर x की वैल्यू -1 रहे या इससे ग्रेटर रहे या इक्वल रहे तो 1 रहेगा, लेकिन ग्रेटर कब तक 1 रहेगा, -1 कब तक रहेगी, या तो इससे ग्रेटर रहे या तो इससे इक्वल रहे, लेकिन ग्रेटर कहां तक रहे, बड़ी कहां से रहे, ये 0 तक पहुंचनी नहीं चाहिए, 0 से छोटे ही रहे। आइए इसको निरूपित करते हैं। मान लीजिए कोई एक्सिस है x, अब ये कोई एक्सिस है y, ये -x डायरेक्शन, ये +x डायरेक्शन, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ऊपर ले जाए हम तो 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। आइए दिखाते हैं इस पर, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, y की वैल्यू 1 कब तक आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी किसके लिए, अगर x की वैल्यू 1 है या 1 से ग्रेटर है, 2 से छोटा है, 2 तक होनी नहीं चाहिए, 2 से छोटा है। हमने एक बात कहा था, अगर जिस वैल्यू पर वो वैल्यू फॉलो नहीं करती है, उस पर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको एक ओपन सर्कल से शो करते हैं, मतलब खाली सर्कल, फिर नहीं रहता है। तो 2 पर ये जो गोला है खाली रहेगा, इस पर 1 पे खाली रहेगा, इस पर 0 पर खाली रहेगा, लेकिन इसके पहले तक ये फॉलो करेगा। तो 1 की y की वैल्यू 1 कहां तक आएगी, y की वैल्यू 1 तक रहेगी, लेकिन देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन 2 से छोटा तक, अर्थात अगर x की वैल्यू 1 है तब भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी, यहां तक फॉलो करेगा, लेकिन ये कहां तक फॉलो करेगा, केवल 2 तक, 2 पर जाकर ये सर्कल बन जाएगा, हाफ सर्कल, ठीक है। और y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 0 रहेगी लेकिन 1 से छोटी, यहां तक के लिए, ठीक है। y की वैल्यू 2 कब आती, 2 तब आती जब ये 2 रहता तो आती 2, लेकिन 3 तक पहुंचने के पहले तक, जैसे यहाँ 2 है तब भी ये 2 रहेगी, 2 से ज्यादा रहेगी तब भी 2 रहेगी, यहां तक रहेगी तब भी 2, यहां रहेगी तब भी 2, यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब इस पर हाफ सर्कल हो जाएगा, तो ये यहां तक भी रहेगी। ऐसे ही एक ग्राफ हमारा बनता चला जाता है, ऐसे -1 रहेगा तब भी -1 रहेगा, यहाँ तो सही है, लेकिन इसके बाद तक फॉलो करेगा, लेकिन 0 पर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर हाफ सर्कल बन जाती है। ऐसे यहाँ पर इसकी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये हमारा ग्राफ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब ये तो थे हमारे फलनों के प्रकार। अब एक बात और आती है, फलन का एक गुण क्या है कि फलनों का बीजगणित, अर्थात अलजेब्रा भी फॉलो करता है। अगर कोई 2 फलन हैं उनको ऐड किया जाए तो ऐड हो जाएंगे, कोई 2 फलन है उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हो जाएंगे। किसी एक फलन में किसी वास्तविक संख्या से कोई कांस्टेंट से गुणा करें तब भी गुणा हो जाएगा, या किसी 2 फलनों को गुणा करें आपस में तब भी गुणा हो जाएगा, या तो एक फलन में किसी दूसरे फलन से भाग दें तब भी ये फॉलो करता है, अर्थात फलन बीजगणितीय नियम का फॉलो करता है। सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा और चीज, फलनों का बीजगणित, फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कोई फलन f है, ये फलन है r से r के लिए परिभाषित है, तो मान लीजिए कोई एक फलन f है, r से r के लिए मान लीजिए कोई फलन f है,
ये एक्स आर में है, कोई फलन जी है, ये भी एक्स आर में ही है, इसी डोमेन और रेंज में है। तो इन दोनों के फलन को अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कोई फलन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स है इक्वल टू, ये मान लीजिए एफ एक्स है, ये है जी एक्स। तो अगर इन दोनों को जोड़े हम, फलनों का योगफल, जैसे कोई फलन एफ है, अगर किसी दूसरे फलन से जोड़ते हैं तो जो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू वही आएगी जो एक कोई फलन एक्स है और ये जी एक्स है, अर्थात दो फलनों का योगफल का नियम फॉलो होगा। ऐसे ही एक फलन से दूसरे फलन में घटाया भी जाता है। एफ है, अगर इसमें जी को कोई फलन घटा रहे हैं तो इसकी वैल्यू वही आएगी एफ एक्स माइनस जी एक्स। ऐसे ही अगर किसी एक फलन में किसी कांस्टेंट नंबर का गुणा किया जाता है तब भी वो फलन हो जाता है, जैसे अल्फा, ठीक है, ये चीज। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ये भी फॉलो करता है अल्फा एफ एक्स के। ऐसे अगर कोई दो फलनों का गुणा किया जाता है, जैसे एफ गुणे जी किया जाता है तो ये भी हो जाता है एफ एक्स और जी एक्स। ऐसे कोई दो फलनों का अगर डिवाइड किया जाए एफ बटे जी एक्स के लिए तो ये भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई फलन है एफ एक्स के लिए मान लीजिए हमारी वैल्यू दी है, एफ एक्स कोई वैल्यू दी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और जी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3। तो अगर इन दोनों का योगफल पूछे एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू पूछे तो हम जानते हैं एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, अर्थात एफ एक्स की जो वैल्यू दी है क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स की वैल्यू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3। तो इन दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही ये योगफल नियम का फॉलो करता है। ऐसे फलनों का घटाना, फलनों का गुणा, फलनों का भागफल का रूल भी फॉलो हो जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 की। ये सारी चीजें जितने कॉन्सेप्ट हमने आप इस आज की वीडियो में सीखे हैं, अगर इसको आप अच्छे से सीखेंगे, एक या दो बार 3 बार सीखेंगे तो आप, मैं आशा करता हूं आप एक्सरसाइज 2.3 स्वयं सॉल्व कर लेंगे, हमको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मिलेंगे इसी के साथ अगली वीडियो में। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।